हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ इंटर क्लास का जो चैप्टर है H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया जो पाठ है द अर्थ। ये द अर्थ के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। द अर्थ, ये इसके लेखक हैं H.E. बेट्स। इनके विषय में आज हम बात करेंगे। खुल करके जो जानकारी आपको नहीं है इस पाठ के अंतर्गत आखिर है क्या, इस पाठ में आखिर है क्या, तो इस विषय में हम बात करेंगे। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, उसके बाद में चलिए आप सभी देखते रहेंगे। और मैं एक बात बता दूं, H.E. बेट्स के बारे में भी सब कुछ समझा देते हैं। H.E. बेट्स के बारे में सब कुछ बता देंगे। पहले हम सबसे पहली बात इसका ऑब्जेक्टिव, इसका वन लाइनर क्वेश्चन सभी तरह के हम बताने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक कहानी है, जो H.E. बेट्स द्वारा जो कहानी है, इस किस कदर यह कहानी है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना है कि ये जो H.E. बेट्स का जो कहानी है, ये जो समरी है, मैं इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। यह एक उल्लेखनीय समरी है। उल्लेखनीय समरी का मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये कहानी उन माता पिताओं पर केंद्रित करता है। ये कहानी उन माताओं और पिता पर मतलब कि केंद्रित करता है जो किसी न किसी रूप में त्रासदी से ग्रसित रहते हैं, त्रासदी से ग्रसित हैं। कहीं न कहीं उन्हें दिक्कतें हैं, जो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। यही कहानी में उद्धृत है। और उम्मीद रखते हैं वे माता पिता जो सोचते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, मुझे देखभाल करेंगे। हर माता पिता की एक ही आकांक्षा होती है कि उनके बच्चे बड़े होकर के मुझे अच्छे ढंग से पालन पोषण करेंगे, देख रेख करेंगे। ऐसा ही मतलब कि होता है, दुखों का दूर कर देंगे। ये अपने बेटे से कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं, ठीक है। देखिए H.E. बेट्स इस कहानी के माध्यम से और क्या बताना चाहते हैं, ये सलाह देते हैं कि अपना काम आप खुद करें, अपना काम आप खुद करें और ईश्वर के भरोसे न रहें। मैं भी मानता हूँ जो आपका कार्य है, जो आपका काम है, आप अपने भरोसे करिए। देखिए हो सकता है जितना भगवान भरोसे बैठे हैं, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठे हो। इसीलिए मैं आपसे भी यही विनती करता हूँ, जो आपका काम है वह आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य करते रहिए, तो ठीक है। और डायरेक्ट आप ऐसा ना करें कि भगवान के ऊपर छोड़ दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। ऐसा नहीं, भगवान उसी को मदद करता है जो खुद को अपने आप मेहनती होता है, जो खुद को मेहनती होता है। और इस कहानी में H.E. बेट्स यही सब कुछ बताना चाहते हैं। साथ ही संदेश भी देते हैं कि ज़्यादा सादगी भी कष्टपूर्ण हो जाती है और कपटपूर्ण भी होती है। देखिए इस कहानी में क्या क्या बात आता है इससे। इस कहानी में दो, एक आएगा जॉनसन, एक आएगा बेंजी, एक आएगा फ्लोरेंस। ये तीन नाम इस कहानी में ज़्यादा वाकिफ़ रहेंगे। इस तीन नाम ज़्यादा आपको रनिंग करेगा। तो मैं इस कहानी के बारे में बताता हूँ कि जॉनसन जो है, जॉनसन एक टीनेंट फार्मर है, एक टीनेंट फार्मर है। यानी कि जो यह है, ये किसान तो है लेकिन बेचारा ये बिल्कुल किराएदार किसान है। यह क्या है, किराएदार किसान, ये गरीब किसान है। आपने उसका नाम एक कहानी पढ़ा होगा हल्कू के बारे में, हल्कू और मुन्नी के बारे में, पूस की रात, जिसको इंग्लिश में हम जनवरी नाइट कहते हैं, ठीक ना। यह ठीक उसी प्रकार से यह टीनेंट फार्मर है, एक छोटा सा किसान है और वह कर्जदार किसान है, ठीक ना, कर्जदार किसान है। देखिए सच बात तो यह है कि जॉनसन मेहनती नहीं था, जॉनसन मेहनती नहीं था। वह सोचता था कि ईश्वर चाहेंगे तो
खुद ही अच्छी फसल होगा। ये कभी हो सकता है, ईश्वर के भरोसे कभी हो सकता है। जॉनसन नहीं चाहता था, जॉनसन मेहनत करना नहीं चाहता था और सोचता था कि भगवान भरोसे सब कुछ मेरा सब कुछ हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है। आपका मेहनत, आपका लगन ही सब कुछ बताएगा, ऐसा होता था। उसके पास सैंडर्स नाम का, देख ली जॉनसन के पास, तो ध्यान दीजिएगा, इसके पास सैंडर्स नाम का व्यक्ति के, सैंडर्स नाम के आदमी का कुछ ज़मीन थी। मतलब कि ज़मीन किसका था? सैंडर्स के, सैंडर्स का ज़मीन था। अच्छा, खेती कौन करता था? जॉनसन। जॉनसन ही खेती करता था और जॉनसन को लगान भरना पड़ता था और खेती नहीं होता था, उसके बदले में भी इसको देना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। एक तो दूसरा की ज़मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेहन, देहाती भाषा में लोग अपनी अपनी भाषाओं प्रयोग करते हैं। हमारे क्षेत्र में बात ऐसा ही होता है, जिसको हम रेहन कहते हैं। वो क्या करता है, इसी रूप में रखा करता था, बटाई के रूप में बोलो, जिस प्रकार आप बोलो, ठीक ना, ये रखा करता था। ठीक है। एक दिन क्या होता है कि मेहनती नहीं था, इसका एक बेटा था, बेटा का नाम बेंजी था। जॉनसन का बेटा का नाम क्या था? बेंजी। ये बेंजी जो था बड़ा शांत स्वभाव का रहने वाला था, बिल्कुल शांत। जब ये शांत रहता था ना, तो अगल बगल के लोग क्या किए, किसी लोग इसको, जॉनसन को सजेशन देने लगे। जॉनसन को सजेशन यही देने लगे कि अपना बेटा के इलाज कराओ। उस बेटा क्या है, एकदम बिल्कुल शांत रहता है। अरे बेटा शांत रहता है, इसका मतलब क्या कि बेटा किसी प्रकार की तबीयत खराब है? ऐसी बात नहीं थी। लेकिन क्या है कि लोग की बातों को सुनकर जॉनसन क्या करता है कि बेंजी को लेके चला जाता है किसी डॉक्टर के पास में, किसी डॉक्टर के पास में। जॉनसन क्या करता था कि मुर्गी का भी पालन करता था, मुर्गी भी पालता था। तो डॉक्टर बोला कि देखो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला कि देखो कैसे इसके दिमाग को और ज़्यादा ग्रो करना है, तो क्या करो कि जो तुम मुर्गी का पालन करते हो ना, वही मुर्गी के पालन में तुम इसको भिड़ा दो, इसको संभालने के लिए दे दो, इसको संभालने के लिए दे दिया। ठीक ना, ऐसा बोला। दूसरे दिन से क्या होता है कि जॉनसन बेंजी को सौंप देता है कि चलो जाओ, कम से कम जिम्मेदारी के एहसास तो हो जाएगा, समझदार तो हो जाएगा, इस प्रकार की बात होता है। इसलिए उसने क्या किया, जॉनसन ने क्या किया, बेंजी को व्यस्त रहने के लिए ना कुछ मुर्गियां दिलवाई। ठीक ना, और बेंजी ने अपना व्यवसाय, बिजनेस शुरू कर दिया। जब बिजनेस शुरू किया तो धीरे धीरे मुर्गी पालन करने के लिए सारा का सारा सब कुछ सीख गया। जब सभी कुछ सीख गया तो उसके पास पैसे भी आने शुरू हो गए। वो अंडा बेच कर पैसे कमाने लगा, सब कुछ शुरू कर दिया। और उसका माँ बाप उसके बैंक अकाउंट में है, उसका माँ बाप बैंक में उसका खाता खुलवा देते हैं। उसके माता श्री यानी कि बेंजी के पिता जॉनसन और इसकी माँ मिलकर के खाता खुलवा देते हैं। क्या लगी कि ताकि ये बेटा क्या करेगा, अकाउंट में पैसा जमा करेगा। ठीक ना। अच्छा, जब वो 18 साल का लड़का होता है, जब वो 18 साल का लड़का होता है तो उसने बैंक से सारा पैसा निकाल करके क्या किया, जो मम्मी उसके पापा जमा कर रहे थे, निकाल करके सब के सब बिजनेस में लगा दिया। उसने माँ बाप को एक भी कुछ भी पैसा नहीं दिया और सारा का सारा क्या कर दिया, बिजनेस में लगा दिया। उसके माँ बाप ने सोचा कि बेंजी अभी ना समझ है। जब ना समझे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये गलतियाँ क्या हो सकता है, बिजनेस में लगाया, मुझे पैसा नहीं दिया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा। अच्छा, लेकिन क्या है, उसका व्यापार, बेंजी का व्यापार बढ़ता गया, उससे और ज़मीन की ज़रूरत थी। व्यापार बढ़ता गया, उससे और ज़मीन की ज़रूरत थी। उसने माता पिता से पूछे बिना ही सैंडर्स से ज़मीन खरीद ली। वही सैंडर्स इससे, ठीक ना, एक से क्या कर लिया, बेंजी ज़मीन खरीद लिया। जब ज़मीन खरीद लिया तो क्या होता है कि इसका बिजनेस इतना ग्रो करने लगा ना कि वहाँ पर एक लड़की काम करने आती थी जिसका नाम फ्लोरेंस था। ये फ्लोरेंस अब काम करती थी और ज़्यादा कुछ नहीं थी, इसकी होठ लटकी हुई थी और मतलब कि होठ लटकी हुई और मोटी हुई वगैरह सब कुछ थी, और मतलब कि और थोड़ा सांवली काली कलर की थी, और वो लड़की अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि दोनों में एक दूसरे को नैन मटक्का होने लगा, और क्या होता है कि दोस्ती, ये लड़की और
ये लड़की और इसमें बेंजी में दोस्ती हो गया और अंततः ऐसा हो गया कि मतलब कि इन लोग शादी विवाह करने तक की बात आ जाता है। जॉनसन को ये बात पसंद नहीं पड़ रहा था। जॉनसन को ये बात पसंद नहीं पड़ रहा था कि बेंजी और फ्लोरेंस शादी करे, क्योंकि जॉनसन ये लड़की को पसंद नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे क्योंकि लड़की अच्छी नहीं थी। अभी क्या होता है कि जॉनसन यहाँ पे क्या करता है कि ये दोनों के शादी से मतलब कति करते हैं, विरोध हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं कि ये सब गलत है। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों शादी कर ही लेते हैं। शादी करने के बाद क्या होता है कि आप देखो, ये जो लड़की जो रहती है, माता पिता यानी कि अपने सास ससुर के खिलाफ कान भरना शुरू कर देती है। और जब कर देती है, ये फ्लोरेंस कान भरना शुरू कर देती है। किसको? बेंजी को, यानी पति पत्नी। और जो बेंजी था उसके कान में आ करके एक दिन क्या होता है कि अपने माता पिता को क्या करता है, घर से बाहर निकाल देता है। जब घर से बाहर निकाल देता है, जिससे उसके माता पिता काफ़ी दुखी होते हैं। अब ज़रा विचार करो कि काफ़ी दुखी होते हैं। हर माता पिता के एक ही सपना होता है कि मेरा बाल बच्चा मतलब कि मुझे हर कष्टों से निवारण करे। आने वाले समय में भी बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो मेरा बेटा कहीं ना कहीं अति होगा। लेकिन एक लड़की के चक्कर में अपने माँ पिता को भी कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया और बाहर निकाल दिया। सोचो, इस कहानी में इतना ही तक था। ऐसी ये कहानी जब लाइन बाय लाइन चली गया तो काफ़ी लंबा है, तो मैंने आपको शॉर्ट करके इसलिए आपको बता दिया ताकि कहानी समझ में आ जाए। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। सैंडर्स का ज़मीन कौन अति उपजाता था, कौन खेती करता था? जॉनसन क्या करता था? मुर्गी पालन भी करता था और छोटा मोटा किराएदार या कर्जदार किसान था। जॉनसन के बेटा का नाम क्या था? बेंजी था। अच्छा, बेंजी क्या करता? बिल्कुल शांत स्वभाव का रहने वाला व्यक्ति था। जब शांत रहने वाला था बेंजी, तो क्या होता कि लोगों ने सलाह दिया कि क्या इसका इलाज करवाओ। जब इसका इलाज कराने की बात आता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि इसे भी अपने मुर्गी पालन में कहीं ना कहीं जोड़ लो, तब वह कम से कम व्यस्त रहेगा। और ऐसा ही करता है और धीरे धीरे क्या करता है, मुर्गी पालन इसका बढ़ता जाता है। और वहीं पे एक लड़की काम करती है, फ्लोरेंस। तो क्या होता है कि फ्लोरेंस काम करती है तो उसे दोस्ती हो जाता है, शादी विवाह कर लेता है और अब उसके माता पिता के जो खिलाफ होता है, अंत में उसे अपनी माँ पिता को भी घर से बाहर निकाल देता है। यही द अर्थ है कहानी। और इसका राइटर कौन है? एच.ई. बेट्स। हम एच.ई. बेट्स के बारे में एक एक करके सब कुछ हम बताना चाहेंगे कि आखिर एच.ई. बेट्स क्या थे, नहीं थे। एक एक करके आप थोड़ा ध्यान देंगे, हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। वन लाइनर चाहे जैसा भी हो, हम जो जैसा बताएंगे, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सब देखने की कोशिश करेंगे। आपके पास समय होना चाहिए। देख लो, एच.ई. बेट्स का लाइफ स्पेन के बारे में बात करो पहले। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल। मतलब कि 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1974 में मृत्यु, यानी कि 1905 में बर्थ हुआ था और 1974 में डेड, यानी कि इनका जीवन काल हो गया। जन्म मरण आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया कि ये जन्म कहाँ लिए थे? बर्थ प्लेस। आप सभी के सभी लिखते चलोगे। बर्थ प्लेस इनका इंग्लैंड कर देना, इंग्लैंड। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। किनका? एच.ई. बेट्स का, ठीक है। एच.ई. बेट्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, मध्य इंग्लैंड में, बीच इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये वहाँ के विशेष रूप से रहने वाले किसानों के बारे में अच्छे ढंग से परिचित थे, यानी कि ये बहुत अच्छे इंग्लैंड में क्या क्या घटनाएं घटने वाली थी, होती थी, उस सब विषय में कहीं ना कहीं ये सब कुछ जानते थे, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया? ही वाज आल्सो जर्नलिज्म समझ में आता है। पत्रकारिता भी किया इन्होंने, पत्रकार के रूप में भी कहीं ना कहीं काम किया। इसने भी ही रोट मतलब क्या, ये हमेशा क्या लिखा करते थे? उपन्यास, जिसको बोलते हैं नोवेल। ही रोट, उसने उपन्यास भी लिखा है, ठीक है। मतलब कि हर प्रकार से हम बताते रहेंगे। तो ही रोट नोवेल। अच्छा, ही रोट नोवेल एंड पब्लिश्ड का मतलब समझ में आता है? उनका प्रकाशित हुआ था कब? जो नोवेल जो ना प्रकाशित कब हुआ था? व्हेन दैट ही वाज
21 ईयर्स ओल्ड। जब ये 21 साल के थे ना, कौन, एच.ई. बेट्स, तो उनका पहला यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं फर्स्ट नोबेल प्रकाशित हुआ था। पर जब वे 21 साल के थे तब, सोच लीजिए। अच्छा, उसने बहुत सारे छोटी मोटी कहानियाँ भी लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी मोटी कहानियाँ भी लिखे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स, आखिर मेन कहानियाँ कौन कौन सी कहानियाँ उनका है, फिर थोड़ा सा देखते चलना, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। चलो ठीक है, लिखिए, फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस, एक में लिखेंगे, फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस। एक नोट आप लोग करते चलेंगे, कॉपी कलम लेकर के ही बैठेंगे ताकि लिख लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में लिखना द पर्पल प्लेन, जो यह प्रकाशित हुआ है 1947 में, 1944 में। चलो सी, आगे देखते चलना। आगे द जैकरेंडा ट्री इन 1949 में प्रकाशित हुआ। अभी और भी छोटी मोटी कहानियाँ इनके, वो भी लिख देते हैं। द स्कारलेट स्वॉर्ड ये 1951 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ द मे, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ द मे, बर्ड्स, ये 1958 में प्रकाशित हुआ। ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है। फिलहाल ये जो है, बट द अर्थ इज composed by the local areas of village, यानी कि यह जो लिया गया द अर्थ है, ये गांव के एकदम ग्रामीण क्षेत्र, लोकल क्षेत्र से लिया गया है, उसके विषय में कहीं ना कहीं बताया गया है। और देखिए, इतना ही नहीं, अभी वन लाइनर क्वेश्चन में अभी और बताऊंगा, क्या है कि लिखते चलिएगा जितना भी ऐसे, उसके बाद में एक एक दो दो नंबर वाला जितना भी आएगा से हम समझाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद फिर आगे बताते हैं। आप नोट करते चलिएगा, सब के सब है। ऑब्जेक्टिव पूछा कहाँ से जाता है, जितने सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे सब यहीं से आएंगे, सब ऐसे। अगर आप, जैसे मैं लाइन बाय लाइन करके बता रहा हूँ, अगर इतना बढ़िया से अगर आप याद कर लोगे तो उम्मीद है कि आप सीख जाओगे। लिख लो, ही वाज, लिखते चलना, ही वाज आल्सो शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये भी लिख लेना। अच्छा, ही वाज बॉर्न इन, अच्छा, शॉर्ट यानी कि छोटा लघु कथाकार भी थे, मैंने छोटे छोटे कहानियाँ भी लिखा करते थे। ही वाज बॉर्न इन नॉर्थम्पटन, मिडिल लिख दो, मिडिल नॉर्थम्पटन इन इंग्लैंड। कहने का मतलब कि यह मध्य इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, द अर्थ जो एक चीज़, ये भी है तो निकल लीजिएगा। द अर्थ, ये जो द अर्थ है, ये जो स्टोरी है द अर्थ के बारे में, जो ये शॉर्ट स्टोरी है ना, इज सेट इन, ये इसका कहीं ना कहीं लिया हुआ है, इस सेट किया हुआ है एक बुक से, इंग्लिश कंट्री साइड है, सेट इन इंग्लिश कंट्री साइड है, यहाँ इससे मतलब कि सेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देख लीजिए, बहुत सारा कुछ है,
देखिए बेंजीज फादर नोट, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बेंजीज फादर हैंडेड, बेंजी के पिताजी क्या कहते हैं, हैंडेड कर देते, मतलब हैंड ओवर कर दिए थे, उसको दे दिए थे, ठीक है, अपने बेटे को दे दिए थे, ठीक ना। हैंडेड हिम हिज पासबुक, हैंडेड हिम पासबुक व्हेन बेंजी वाज 21 ईयर्स ओल्ड। कहने का मतलब हो गया कि जब बेंजी कई साल के था ना, तो उसके मम्मी पापा के पासबुक दे दिए थे कि लो बेटा, ठीक है। अच्छा, बेंजी वांटेड टू मैरी, अच्छा बेंजी किससे शादी करना चाहता था, तो आप लोगों ने सुना था बेंजी वांटेड टू मैरी, आप लोगों ने सुना, अभी स्टोरी मैंने बताया था कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था, तो फ्लोरेंस से करना चाहता था, फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था, अभी आप लोगों ने सुना था, देखा था, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, बेंजी वाज सिंपल माइंडेड, अच्छा क्या था कि वह साधारण दिमाग का था, ऐसा किसके अनुसार, कोऑर्डिनेशन किसके अनुसार लगता था, कोऑर्डिनेशन हिज फादर हिज पेरेंट्स कर देते हैं, नहीं मतलब उसके मम्मी पापा के अनुसार ये लगता था कि जैसे बिल्कुल शांत, इसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हमेशा क्या करता था कि हमेशा देर से लगता था कि मेरा बेटा कुछ तबीयत खराब क्या है, या कहीं चिंतित रहता है, क्या रहता है, जितना उदास रहता है, कुछ किसी से बातें नहीं करता है, बस अपना काम से काम रखता है, ठीक है। अभी और लिखते चलिए, आप इसे नोट कर लो, एकदम सारा के सारा नोट कर लो, एकदम छोड़ना मत, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव सब यहीं से रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखते रहिए आगे क्या मैं बता रहा हूँ उसे, अगले वीडियो में समरी भी मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे बेंजी बाउट द लैंड ऑफ किसका, बेंजी जो ज़मीन खरीदा किससे खरीदा था, तो लैंड ऑफ, इसका ज़मीन खरीदा था सैंडर्स का ज़मीन खरीदा था ना, हाँ सैंडर्स का ज़मीन खरीदा था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अच्छा, आखिर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि रियल ऑनर, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि रियल ऑनर ऑफ जॉनसन फील्ड, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आखिर जॉनसन जो ज़मीन में खेती करता था उसका मेन मालिक कौन था, रियल मालिक कौन था, तो आप क्या जवाब देंगे, सैंडर्स का ही ज़मीन था ना, उसी के ना ज़मीन अति करता था, क्या बोलते हैं, उसमें कृषि करता था, खेती करता था। उसके बाद में देखिए द डॉक्टर क्या कहता, द डॉक्टर सजेस्टेड किसको, द डॉक्टर सजेस्टेड केकरा दिया था, जॉनसन को दिया था, सजेस्टेड जॉनसन टू, क्या मतलब बताया था कि साथ में क्या करो कि कीप द हैंड्स, जॉनसन टू कीप हैंड्स, नहीं सलाह दिया था जॉनसन को, कि जॉनसन को सलाह दिया था डॉक्टर कि बेंजी को क्या मुर्गी रखने के लिए कहो, उससे दिमाग क्या रहेगा, थोड़ा सा चंचल रहेगा, इस प्रकार की बात मतलब कि इसमें बताया गया। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव, इसमें जो हिंदी का समरी मैंने बताया वो कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रही बात आपको, आपके लिए मैं अगले वीडियो में क्या आपको लेकर के आ रहा हूँ, समरी, इसी पार्ट का इंग्लिश समरी जो हर हाल में पूछा जाता है, और इस बार तो प्रश्न यही समरी ही रहेगा, ये लिख लेना, समरी यही रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि समरी अभी तुरंत अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।